जैसे जाहिद कुमार साहब मेरे बड़े भाई भी हैं और टीचर भी हैं, तो बता रहे थे कि हमने आई में भी काम शुरू किया काफ़ी अर्सा पहले। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है बड़ी शार्ट सी और ब्रीफ सी है कि हम किस तरह आई के अंदर अपनी रीजनरेटिव मेडिसिन को लेके बहुत सारे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो उसमें जो ये मेरा नाम जी डॉक्टर फराज, पिछले 20 साल से एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट गुजरांवाले में काम कर रहा हूँ। ये मेरा आई का हॉस्पिटल है और जो ऑलरेडी ब्लाइंडनेस की काजीज़ हैं उसमें कैटेक्ट है, एएमडी है, रिलेटेड मैक्रो डिजनरेशन, ट्राकोमा और ग्लाकोमा। और ऑलरेडी जिस पे स्टेम सेल में काम हो रहा है में और रेटिनल पिगमेंटोजा है, स्टारगार्ड है, ओपन एगन ग्लाकोमा है, नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा है, आरडी है और टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। और स्टेम सेल रीजनरेटिव थेरेपी में जिस तरह बात की, स्टेम सेल है, ग्रोथ फैक्टर है, ब्लड है, मतलब स्टेम सेल आप जैसे जा सकते हैं। ये मेरे कुछ पेशेंट थे वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस के, तकरीबन पूरी फैमिलीज होती हैं जिनके तकरीबन कार्निया, कंजक्टिवा, इवन के ब्लाइंडनेस की तरफ, कार्नियल प्लास्टिक की तरफ चले जाते हैं और हम उनका कुछ नहीं कर पाते। स्टीरॉयड डाल के तो उनका ग्लाकोमा भी हो जाता है, ऑप्टिक नर्व भी ख़त्म होगी और कार्निया भी डैमेज हो गया। तो उनके लिए हमने जो एक ट्रायल लिया वो PRP है, मैं यूज़ करता हूँ PRF, प्लेटर रिच फाइब्रन। तो उसमें हमने तकरीबन कुछ 6 पेशेंट किए। ये पूरी फैमिली है, ये 2 भाई हैं जी, ये 7 भाई और उसके बहन है। तो इनकी फाइंडिंग्स भी हैं। ये उसका जो है जब केराटो कंजक्टिवाइटिस होता है तो ये कार्निया और कंजक्टिवा ऊपर ये ट्रांसपार्ट बनते हैं, कंजक्टिवा के ऊपर पपीला बन जाते हैं और बच्चा ईचिंग, रबिंग, वॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कार्निया रोयन होते हैं, ना वो स्कूल जा सकता है ना वो पढ़ सकता है। तो ये पूरी फैमिली है। तो पुअर पेशेंट थे ये, उनकी आप देख सकते हैं कि अपना पपीलाज वगैरह थे। और इसके साथ ये चारों की प्रेजेंटेशन है उनकी क्लिनिकल प्री आप जो थे। और ये जस्ट आफ्टर 1 वीक है। ये आप देखिए कि उसका कंजक्टिवा, डॉक्टर जाहिद साहब ये देखिए पूरे ऊपर लिम्बस उसका क्लियर हो गया हुआ है, कंजक्टिवा भी पूरा क्लियर है। और ये उसकी मूवी थी एक, इसमें पढ़ने चल नहीं रही उसकी ना जी, इंजेक्ट करते हैं, मैं बता है नहीं है। अच्छा मैं उसको कहता हूँ जी मैं बिल्कुल बताता हूँ जी। अच्छा ये आप देखें जी, ये उसके जो अपर लिड है अंदर वाली साइड पे टार्सल कंजक्टिवा ये फूला होता है। इवन के ऊपर बहुत हार्ड किस्म के पपीला बनते हैं जो अल्टीमेटली उसके कार्निया को रब करते हैं। कार्निया ख़राब होता है, कार्नियल पेस्टी हो सकती है, कार्नियल परफोरेशन हो सकती है, केराटोकोनस हो सकता है। अल्टीमेटली हमें कार्नियल ग्राफ्टिंग की तरफ जाना पड़ता है। तो हमने जब ये इंजेक्ट किया तो अब आप देख लें कि ये दूसरा पेशेंट है और इसमें भी आप वही पिक्चर है। और ये हम PRF है, ये आप देखें कि गोल्डन येलो है। PRP आपको लाइट येलो नज़र आता है, ठीक है जी। ये हम रेड टॉप में बनाते हैं, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ जी। ये हम सुपरा टार्सल उसको इंजेक्ट करते हैं और सबटिनॉन इंटीरियर और सॉरी सुपीरियर और इंफीरियर डिपेंडिंग पान द सिचुएशन वो भी हम इंजेक्ट करते हैं। और उसके वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, उसमें बड़ा ज़बरदस्त है। ये ओपन एंगल ग्लाकोमा एक पेशेंट था हमारे पास, यंग सा, ओनली आई है उसको भी पहले हुआ एलर्जी कंजक्टिवाइटिस था, फिर स्टीरॉयड डाल के उसको ग्लाकोमा हुआ। एक ही आंख है, प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था, रबिंग, ईचिंग। और जब लॉन्ग टर्म ग्लाकोमा के ड्रॉप्स डालते हैं तो उसकी वजह से रेडनेस होती है, ईचिंग होती है, आँख रेड रहती है। अच्छा ये देखिएगा जी, जैसे ये उसकी आँख है और ये अपर वाला पोर्शन है उसका। और ये उसका पर आप मैंने एक तस्वीर ली उसकी, और ये उसके आफ्टर 1 वीक है। ये आप देख सकते हैं कि आई कितनी क्वाइट हो चुकी है और उसकी जो अग्रेसिवनेस और इन्फ्लेमेशन थी बहुत सेटल हो गई है। और ये अब पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा जी, ये उसकी जो मैंने कैलकुलेशन है ये प्री प्रोसीजर थी।
VN618 थी और जो प्रेशर मैक्सिमम उसका मेडिसिन के साथ था वो 622 था। जब ये मैंने 27 अप्रैल को उसका प्रोसीजर किया है और आफ्टर 1 वीक अब देखें तो उसकी जो प्रेशर है वो 13 पे आ गया है और उसकी जो VN है वो 612 तक चली गई है। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको मैंने टीरियर और सबटीनान लगाया डॉक्टर साहब अपना स्पीरियर और इंफीरियर दोनों जगह पे, और 0.1 ml मैंने इसको रिट्रोबल्बर भी लगाया आई बॉल की बैक साइड पे जाके इंजेक्ट किया उसको। तो उसके मतलब ये उसके रिजल्ट हैं। इसकी डॉक्टर साहब ये वीडियो ना चलाएं, ज़रूरी है इसके ना, क्योंकि जो उस लड़के के इम्प्रेशन है ना कि उसके VN की क्वालिटी जो है, वो कहते थे डॉक्टर साहब पहले मुझे नज़र आता है ऐसे धुंधला सा फोगी सा, तो इस ट्रीटमेंट के बाद एक तो मैं देख सकता हूँ अच्छा सा, इचिंग ख़त्म होगी और इसके साथ मेरी जो क्वालिटी ऑफ VN है वो इम्प्रूव हुई है। तो वो उसके इम्प्रेशन है वो मतलब इटसेल्फ देखने वाले हैं। ये तीसरा पेशेंट था जी यूवियाइटिस का विद कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। तो यूवियाइटिस पता है कि आपको यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन है ड्यू टू एनी रीज़न। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी किसी भी चीज़ को। जब हमने स्टीरॉयड दिए तो उसका आंख का प्रेशर बढ़ जाना, फिर एंटी ग्लाकोमा दिए तो आंख की कंजेशन हो जानी, चीज़ें मल्टीप्लाई होती गई। एनीवे एक दिन मैंने सोचा कि चलें उसका हम PRF करते हैं, तो रीजनरेटिव मेडिसन। तो ये वो पेशेंट है जिसका हमने इसकी दोनों आंखों में ही यूवियाटिस था और जब हमने ट्रीटमेंट किया तो इसमें थोड़ा सा मैंने उसको इंटीरियर चैम्बर में भी इंजेक्ट किया लेफ़्ट आई में। अब इंटीरियर चैम्बर में डॉक्टर जाहिद उनकी जो है ना प्यूपिल डायलेटेशन वो होगी। अब तकरीबन 5-6 हफ्ते से उसकी डायलेटेशन वापस आ रही है। इट्स अ साइड इफेक्ट, अब इसमें मैं काम करूँगा कि क्यों हुआ है। लेकिन अब उसके जो स्टीरॉयड डालने की फ्रीक्वेंसी है ड्रॉप वो भी कम होगी और इसके साथ जो उसकी इन्फ्लेमेशन थी इट्स इंटीरियर चैम्बर में वो भी कम होगी। तो अल्टीमेटली पेशेंट आने के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसका फोटोफोबिया भी कम हो। अच्छा ये उसकी अच्छा जी ये एक पेशेंट था डायलन। ये एक हमारी बड़ी आई की एक प्रॉब्लम है कि सम टाइम किसी भी वजह से कार्निया जो है उसकी पेरिफेरी के ऊपर एक डिप्रेशन आ जाता है ड्यू टू जो टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो उसमें हम रूटीन में लुब्रिकेंट देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं, या अगर बहुत वर्स हो रहा है तो वो परफोरेशन भी हो सकती है, हम कंजक्टिवल ग्राफ्ट लगा सकते हैं। सब कुछ करने के बावजूद पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली ये उसकी तस्वीर थोड़ी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे उसका ये डायलन था, इतना बड़ा क्रैक था जो कि हील नहीं हो रहा था आफ्टर कंजक्टिवल ऑक्सीजन। तो वो सारी ट्रीटमेंट कर ली जो इंटरनेशनल अवेलेबल है। तो मैंने इनको भी जो अपना किया ट्रीटमेंट, तो ये आप देख सकते हैं कि कार्निया क्रिस्टल क्लियर है और अब उसकी VN भी रिस्टोर हो चुकी है और पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट था वो भी बेहतर हो गया। अच्छा ये आकुलर सरफेस डिजीज़ हैं कि जिस तरह हम जैसे जाहिद साहब बात कर रहे थे कि हम कंटिन्यूसली ड्रॉप्स डालते हैं, ड्राई आई है, ब्लेफराइटिस है, तो उसकी वजह से हमारा जो कंजक्टिवा है स्वोलन होता है और फॉरेन बॉडी सेंसेशंस रहती हैं, रबिंग रहती हैं, वाटरिंग रहता है, पेशेंट ठीक नहीं होता। तो अल्टीमेटली हम उसको मज़ीद ड्रॉप देते हैं तो उससे मज़ीद उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो उसके लिए फिर मैंने ये वाला, ये आप देख सकते हैं कंजस्टेड आई है बहुत ज़्यादा, और ये उसकी जो है ये रेडनेस है, इचिंग, बर्निंग, सारा कुछ उसको चल रहा है जी। ये उसकी अपर पोर्शन है। ये दूसरा पेशेंट है, ये भी काफ़ी अर्से से ग्लाकोमा पेशेंट आ रहा है। ये एक पेशेंट है जिस तरह स्टीवन जॉनसन तो है नहीं है प्योरली डिजीज़, लेकिन उसकी ड्राई आई है। जब प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ तो साथ कंजक्टिवा भी ड्राई हुआ और कार्निया भी, और साथ उसकी ये परफोरेशन वास्कुलराइजेशन होगी। पेशेंट मेरे पास आया चिन्नौर से, बल्कि सरगोदा से, कि डॉक्टर साहब हम बहुत ही सुन के आए हैं, क्या हम कर सकते हैं। पुअर पेशेंट था। मैं सोच के मैंने कहा कुछ ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हूँ मैं। तो मैंने उसको फिर ये PRF इंजेक्ट किया। तो वो मैंने इस एरिया पे 360 डिग्री लिम्बस के मैंने उसको इंजेक्ट किया।
तो ये उसका बाद प्रोसीजर था। और ये अब उसकी आप देख सकते हैं कि उसकी कार्निया की जो आई की टीयर फिल्म है ये बननी शुरू हो गई है। जब टीयर फिल्म ऑटोमेटिकली बनेगी तो ये ड्राई आई नहीं होगी, कार्नियल ओपेसिटी नहीं बनेगी और जो कंजक्टिवल हीलिंग है वो बेहतर हो जाएगी। ये अब ये उस हफ्ते बाद आई है तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसकी इचिंग कम हुई, वाटरिंग कम हुई, इवन के जो उसके फोगी वीएम थी वो बेहतर हुई। इट्स जस्ट आफ्टर 1 वीक। ये उसकी दूसरी आंख की तस्वीर है। रूटीन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डॉक्टर जाहिद साहब बता रहे थे कि हम इंट्रा विट्रियल लगा रहे हैं, या अपना सब रेटिनल है, सुप्राकोराइडल है, सब की नान है। सुप्राकोराइडल एक बहुत ही क्रूड किस्म की फार्म है, मैं इसको रियली पसंद नहीं करता और इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब रेटिनल और इंट्रा विट्रियल ये और सब की नान बेस्ट रूट हैं। और ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जी, जिसमें हमने अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल के नाम से, इसके अंदर हमारा जो है एंटी एजिंग और रीजनरेटिव फ्लोर है। नीचे वाले फ्लोर के ऊपर जो है हमारा पेन कंट्रोल सेंटर है, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा स्टेम सेल स्टेनिंग एंड ट्रीटमेंट वो लैब तैयार हो रही है। तो ये हमारा उससे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो वाला। ये एक वीडियो थी उसकी, और ये देखिए अगर चल सकती है तो। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ सोच रहा था कि बीइंग ह्यूमन, अगर हम कोई भी किसी भी मज़हब से तल्लक रखते हैं तो ये मेरी एक अपनी थ्योरी है, मेरी अपनी थिंकिंग है, फ्रूट फॉर थिंकिंग है, आप इस पर गौर कीजिएगा कि RDR थ्योरी वो क्या है कि खालिक और मालिक ने पहले ही रूहें हमारी ऊपर रखी हुई हैं, हमें पहले रीजनरेट किया, हम एजिंग की वजह से रीजनरेट होते हैं, फिर खालिक ने हमें रीजनरेट करना है और हमने अपने खालिक के सामने पेश होना है। तो हम जितनी बातें कर रहे हैं तो ऑलरेडी अल्लाह ताला बता चुका हुआ है, हम तो जस्ट उसको डिस्कवर कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। और जैसे फिरदौन साहब ने बताया एक्सोसोम्स हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे आप इस पे गौर कीजिएगा, इट्स माई ओन थाट कि ये प्रैक्टिकली ऐसा ही हो रहा है। फिर कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हमने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर हस्बैंड के प्रेगनेंसी दी, तो ये IVF है। कुरान पाक में किस चीज़ को नहीं बयान किया गया, तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी करके बता दिया कि हो सकता है। बीइंग हम इंसान अल्लाह ताला के हम नाइब हैं, तो बहुत सारी खसूसियात अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, तो हम वो सारी चीज़ें अगर ईमानदारी से करें, जैसे डॉक्टर रज़ीशान बता रहे थे कि अगर एक पेशेंट का एज़ोस्पर्मिया है, तो अगर आपकी नीयत ये है ना कि हमने इसको हेल्प आउट करना है, कुछ भी नहीं कर सकते, हम स्टेम सेल कर दें यार, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं ये डायलन वाला पेशेंट है, विल यू बिलीव कि 4 हफ्ते मैं इस पर खपता रहा, दोस्तों से डिस्कस हुई, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स किए, नहीं ठीक हुआ, सोचता रहा, एक दिन अल्लाह ने डाला यार इसका ये करो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जब आप पेशेंट के साथ सिंसियर होते हैं, आप प्रोफेशन के साथ सिंसियर होते हैं, खालिक और मालिक आपके ज़हन में ज़रूर कोई बात डालते हैं। बाकी एक बात मैं शेयर करूंगा, डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया कि एक ही पेशेंट में एक पेशेंट में आपने वही किया रिजल्ट हो रहा है, एक में आपने किया रिजल्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। मैं बेसिकली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ। एस्थेटिक में मैं बाई चांस घुस गया, स्टेम सेल से मैं वैसे ही एक मेरा लगन थी। मैं इसको कहता हूँ आप एज ए होलिस्टिक अप्रोच बनाएं कि एक पेशेंट आपके पास आया तो मत सोचें कि यार ये जो आया मुझे पैसे दे के जाए। जो रिज़्क आपका लिखा हुआ है ना वो कोई बंदा ले नहीं सकता, जो आपका है वो मैं ले नहीं सकता। सिंपल सा फार्मूला है। मेरे पास एक पेशेंट आई मुलाजमत के साथ, बुरा हाल, डॉक्टर साहब मैं लोर गई, फलाना प्रोसीजर, इतने बंडल पकड़े हुए हैं, मैंने आपका सुना है तो आपके पास ये है तो वो है, आप मुझे कर दें। मैं हमारे डर्माटोलॉजिस्ट ने देखा तो ड्राई आई उसके, सॉरी ड्राई फेस उसका पूरा। मैंने कहा आपने ना सिर्फ 6 माह के लिए हमारे पास आना है और ज़ुबान बंद रखनी है,
जो हमने करना है आपने करते रहना है। हमने सिर्फ उसके फेस की हाइड्रेशन बेहतर की और 60% उसका मुलाजमा ख़त्म हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। नंबर 2, एक पेशेंट आया हमारे पास, यंग पेशेंट 26 ईयर्स, वो 5 साल से टोटल बॉडी एलोपेशिया राटा है। हर बंदा उसको ट्रीट कर रहा है, पैसे ले रहा है, किसी बंदे ने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। उसका विटामिन D7 है, ग्रोथ हार्मोन 0.02% है और सिर्फ फेरेटन उसका 100 है। उसकी इंटरनल इम्यूनिटी है ही नहीं है। आप उसको जो मर्जी करें वो कैसे ठीक होगा? तो इसलिए मेरा एक हम्बल सी सजेशन है, बीइंग एस्थेटिक जो काम कर रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, आप उनका ज़रूर वर्कअप किया करें कि उसकी नींद कैसी है। अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रहा, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, फ्रूट इनटेक नहीं है, जंक फूड बहुत ज़्यादा है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं? एक यंग लड़का, लास्ट बात मैं ख़त्म करने लगा हूँ, उसका अग्रेसिव एक्नी, एक ही बेटा उस माँ का आके रोने लगी, डॉक्टर साहब हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ठीक नहीं हो रहा। मैंने देखा, मैंने कहा पर्सनैलिटी ए है, टाइप ए है, इसको ना मैंने अब दूसरी तरह डील करना है। मैंने कहा बेटा अगर आपने ठीक होना है ना तो आपने हमारी बातों को पूरा अमल करना है। मैंने उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन की, नींद बेहतर की, खाना पीना अच्छा किया, जंक फूड मैंने -0 किया उसका। आफ्टर 3 वीक्स मैं पहचान नहीं सका कि ये वो लड़का है। कोई फेस का ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे एक्नी नहीं थी। जस्ट मैंने उसका जंक फूड ख़त्म किया। तो इसलिए आप एज ए होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, पेशेंट को पेशेंट समझें और आपको अल्लाह ताला उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल देगा। थैंक यू सो मच।